तो हिस्टोरियोग्राफी के तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया, यानी जो मॉडर्न टाइम में हमारे यहाँ हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होता है, हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो मॉडर्न टाइम में हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होती है, वो सही मायने में हम कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल हिस्टोरियोग्राफी के दिशा में एक कदम है। मामला क्या है कि जो पहले के यानी कि जो अर्ली मिडवल या मिडवल टाइप के हिस्टोरियोग्राफी होती थी, वो बहुत हद तक उन्हें लिटरेचर कंसीडर किया जाता था रादर देन हिस्टोरियोग्राफी। कोई उन्हें हिस्ट्री की किताब से नहीं बल्कि एक लिटरेचर के नज़रिए से देखता था। तो यही वजह है कि ऐसे जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उस दौर में, उसको हम लिटरेचर कंसीडर करते हो, क्योंकि उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म हमें नज़र नहीं आता है। ये ऐसा पीरियड है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के टाइम पे, जहाँ पे एक प्रॉपर सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियोग्राफी को लिखा गया है, और फिर उसी के हिसाब से फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे करके हमारी हिस्टोरियोग्राफी आगे बढ़ती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ इन्फ्लुएंशियल वर्क के बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ और हिस्टोरियोग्राफिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है उसकी आइडियोलॉजी क्या रही है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे इंडिया पे। तो when we talk about the colonial historiography, the first task is to remove a possible source of confusion. The term colonial historiography applies to a history of countries colonized during this period of colonial rule and to the ideas approach commonly associated with historians who were or are characterized by colonialist ideology. मैं कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन पावर्स अपने यहाँ पे रूल करती थी, उसके पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ जो जितनी भी हिस्टोरियोग्राफी या फिर हिस्ट्री राइटिंग डेवलप हुई है, उसको हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को रेट करते हैं। खासकर हम अगर बात करें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है ब्रिटिशर्स का, और उन्होंने ही हमारे यहाँ हिस्टोरियोग्राफी लिखने का एक पद्धति शुरू की थी। तो इसका ये अलग बात है कि यहाँ पे जो हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुई है वो बहुत हद तक उनके मतलब कॉलोनियल बायसनेस पे आधारित था, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हो गई थी, और इसी से हमने आगे की जो हिस्टोरियोग्राफी हमारे यहाँ डेवलप हुई, जिसे हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो इसी से कहीं ना कहीं इनके सोर्सेस को बेस बना के अपना हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। अब हम कुछ इन्फ्लुएंशियल वर्क पे आते हैं। तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है चार्ल्स ग्रांट का, जिसने लिखा था ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ इंडिया, जिसे 1792 में लिखा गया था। अपनी इस किताब में वो ये जताना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, उन्हें देवता से ये नियत थी कि अंग्रेज भारत पे रूल करें, और ये नियति ही थी जिससे कि नियति खुद चाहती थी कि ये अंग्रेज़ों के ज़रिए यहाँ पे जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करें। ये जो सोच है, इसे हम कहते हैं इवेंजेलिकल स्कूल। इसके ठीक अपोजिट एक सोच होती थी जिसे हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये था कि ये जो लोग थे, ये इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ओपिनियन रखते थे, खासकर इंडिया के एंशिएंट पास्ट को ये गोल्डन पीरियड कंसीडर करते थे, और जो अभी का फेज चल रहा है उसको थोड़ा सा डिक्लाइन का फेज मानते थे। वहीं दूसरी तरफ इवेंजेलिकल स्कूल कहता है कि देखो,
ऐसा नहीं, ऐसा है कि जो इंडिया के जो एंशियंट टाइम के जो भी चीज़ें थी, टेक्स्ट थे जो भी, वो सब बकवास है। जो अभी का चल रहा है, जो अभी हम लोग जो ला रहे हैं, वो सबसे सही है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी रेस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हम सबसे ज्ञानी हैं, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सब के पास कुछ नहीं है, कोई उनके पास ज्ञान नहीं है, सब वे सब इग्नोरेंट फूल हैं। तो ये तो इवेंजेलिकल स्कूल था, लेकिन 18th सेंचुरी में इनकी प्रोमिनेंस ज़्यादा नहीं थी। 18th सेंचुरी में प्रोमिनेंस इनकी ज़्यादा थी। फिर लेकिन ये सोच हमें 19th सेंचुरी में ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है, खासकर 1800 सेकेंड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये पूरा मामला था कि इसके बाद क्या होता है कि 19th सेंचुरी आता है, यानी 1800 से 1820 तक। तो इस दौर में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो है नेपोलियन का जो असर है, मतलब खासकर यूरोप में, वो ख़त्म हो जाता है और नेपोलियन 1815 में हार जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन के जो इकोनॉमिक पावर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस वजह से यहाँ पे जो सोच डेवलप होती है वो एवेंजेलिकल स्कूल या फिर यूटिलिटेरियन स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन लोग का मानना ये है कि नियत ये दैवीय नियति है कि हम भारत पे रूल करें, हम भारत को अपने गुलाम बनाएं और यहाँ के लोगों को हम ईसाई धर्म के प्रकाश से हम उन्हें वो करें, उनका सम्मान बढ़ाएं। ईसाई धर्म के प्रकाश से हम उन्हें अनुग्रहित करें। तो ये था। इसी में सबसे पहला नाम आता है इस स्कूल का, ये आता है जेम्स मिल। इसने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हालांकि चार्ल्स ग्रांट भी इसी स्कूल को फॉलो करता था, लेकिन उसके काम को इतना ज़्यादा सराहा नहीं गया जितना जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को सराहा गया है। ये बुक 6 वॉल्यूम में पब्लिश होती है, जिसमें से पहला 3 जो वॉल्यूम रहता है वो भारत के प्राचीन और मध्यकाल यानी एंशिएंट और मिडवल इंडिया को कवर करता है, जबकि आखिर के 3 वॉल्यूम्स स्पेसिफिकली भारत में ब्रिटिश शासन को एम्फेसिस करते हुए लिखता है। ये बुक इतनी ज़्यादा सफल रहती है कि 1820 से लेकर 1840 तक इसे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के एक बेसिक टेक्स्ट बुक माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि H.H. विल्सन जो है वो इनकी किताब में कुछ खामियां पॉइंट आउट करते हैं और कुछ फैक्चुअल एरर के बाद भी इनकी बुक उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये यूटिलिटेरियन एजेंडा को फॉलो करते थे और ये एक जेरेमी बेंथम के एक पॉलिटिकल फिलोसफर इनके जो मतलब जेरेमी बेंथम थे और जेम्स मिल थे, इनका एक साथ इतिहास में नाम लिया जाता है। हालांकि मिल कभी भी भारत में, इंडिया में आए नहीं थे, ये बात हमें ध्यान रखनी है, और इसलिए इनकी जो भी किताब थी, मतलब इनकी जो भी भारत के बारे में धारणाएं थी, वो सब इनके लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे था। फिर भी इन सब चीज़ों को अगर हम एक बार के लिए नज़रअंदाज भी करें तो फिर उस टाइम पे ये काफ़ी एक प्रभावशाली किताब हुआ करती थी। इसके 2 वजह थे। पहला कि ये उस वक्त के जो इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट यानी कि यूटिलिटेरियन था, वो उससे प्रभावित था। दूसरा रीज़न ये था कि The other reason for the immense influence of the book exercised has not been recognized as much as one might expected. This book perfectly reflects the cast of mind at the beginning of 19th century, which we have noticed earlier, a cast of mind which developed in the wake of British victory in Anglo-French war hegemony in Europe. मतलब ये है कि एक दूसरा वजह ये भी था कि ये जो किताब है, ये एक तरीके से अंग्रेज़ों की जो मानसिकता है, जो कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के दौरान 18वीं सदी में डेवलप हुई थी, ये उसको अच्छे से पेश करता है। हालांकि जेम्स मिल की जो यूटिलिटेरियन नज़रिए से लिखी गई किताब थी,
वो काफ़ी मतलब लेजेंडरी मानी गई। लेकिन एक और फेमस राइटर्स थे इस टाइम के, उनका नाम था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ये इनका राइवल माने जाते थे। और इनकी सबसे ख़ास बात यह थी कि ये भारत में एक सिविल सर्वेंट रहे हैं और इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने भारत में गुजारा है, और इसलिए ये भारत के कुछ समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे जिनसे जेम्स मिल वाकिफ़ नहीं थे। उनकी जो किताब थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुहम्मदन इंडिया 1841 में जो इन्होंने लिखा था, ये उस समय के भारतीय विश्वविद्यालयों में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मानी गई है। और इसको अगले मतलब 20वीं सदी तक भी इसको रिप्रिंट इसका हमें देखने को मिलता है। एल्फिंस्टन की जो इस किताब के बाद जो हमारा दूसरा उनकी किताब है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट, जो कि इसमें बताता है कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो कि हेस्टिंग के दौर से शुरू होता है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है और कैसे कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। यहाँ पे ये ध्यान रखने की वाली बात है कि ये अपने इतिहास में जो पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री करते हैं वो हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड के बेसिस पे करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि एल्फिंस्टन का काम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो था, लेकिन एक इनसे भी ज़्यादा एक मोर प्रोफेशनल तरीके से एक और हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है जो 1860 में जे टॉलबॉय व्हीलर ने लिखी थी। इनकी किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये 5 वॉल्यूम में लिखी गई है और 1867 और 76 में इसे और ज़्यादा डेवलप किया गया, जिसे हम कहते हैं इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जो 1886 में हमें देखने को मिलती है। अगर हमें एल्फिंस्टन का किताब का अगर हम सही मायने वायरस ढूंढ रहे हैं तो वो हमें देखने को मिलता है विंसेंट आर्थर स्मिथ की जो है किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में लिखी थी और इसका जो लेटेस्ट ये इसका लास्ट एडिशन माना जाता है हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया का। उसी साल वो भी पब्लिश हुआ था। इसकी ख़ास बात यह है कि ये अपने ज़माने का क्लासिकल किताब माना जाता था और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करता था। इसमें ये भी कवर करता था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे इंडिया में डेवलप होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान कौन कौन से एजिटेशंस रहते हैं और इसके अलावा और कौन कौन से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन कौन से माइलस्टोन रहते हैं जिनको वो डिस्क्राइब करता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया रही है ये एक काफ़ी स्टैंडर्ड किताब उस दौर में मानी गई है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैराट भी, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, वो भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लिखते हैं और ये लेबर पार्टी से एसोसिएटेड थे इंग्लैंड में। इन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति थोड़े से सहानुभूति रखते थे, तो इन्होंने अपने किताब में उसको लिखा। और जेम्स मिल को इन्होंने खूब भत्सरना भी की उनकी किताब में। मतलब फिर कुछ और हम हिस्टोरियोग्राफिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक सेंट्रल फिगर इस टाइम पे आता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले जो रहता है वो बेसिकली एक लॉ मेंबर रहता है और इसने एक एस्से लिखा है जिसका हम नाम देते हैं एडिनबर्ग रिव्यू। तो इसकी जो किताबें थी, इसके जो लिखने की शैली थी वो भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा रीडेबल था, मतलब बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता था। और मैकाले का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत हद तक जेम्स मिल्स से प्रभावित था।
दूसरी तरफ हमें एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार का नाम आता है जिसका नाम है सर हेनरी मैन। इन्होंने एक अलग तरीके की नज़रिया पेश किया है। ये एक जुडिशियल हिस्टोरियन हम कह सकते हैं, जुरिडिकल हिस्टोरियन, और इन्होंने अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जितने भी चीज़ें थी, मतलब एंशियंट लॉज थे या फिर मिडवल लॉज जितने भी रहे हैं, उनको ये सब अपने किताब में डिस्क्राइब किए हैं। ये भी अगेन एक लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया में, और अगेन इन्होंने इनकी जो किताब थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। इसके अलावा सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन, जो कि अगेन एक लॉ मेंबर थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। काफ़ी ख़ास चीज़ बताई है। इन्होंने कहा है कि जो वारेन हेस्टिंग के दौर में था, तो वारेन हेस्टिंग के मतलब स्टीफन ने एक कहानी के रूप में इतिहास लिखा है, स्टोरी ऑफ नन कुमार एंड इम्पीचमेंट ऑफ सर एलिजा एम्पे। ये 1885 में ये किताब लिखी है, और इसमें ये बताते हैं कि जो ये एलिजा एम्पे का जो इम्पीचमेंट था और पनिशमेंट ऑफ नंद कुमार जो था, नंद कुमार, उसको वो सपोर्ट करते हैं। फिर नंद कुमार अ नरेटिव ऑफ जुडिशियल मर्डर, इस किताब को नाम से उन्होंने एक और इसी अगले साल लिखा था। लेकिन जॉन स्ट्रेची जो था वो इसके खिलाफ एक और किताब लिखता है जिसका नाम है हेस्टिंग्स एंड द रोहिला वॉर। इसमें ये बताता है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ एलिजा एम्पे था वो गलत तरीके से हुआ था, और नंद कुमार जो था वो उसने गड़बड़ियाँ की थी, और इस तरह से वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें तो इनकी आपस में मतलब टसल चल रहा था इस टाइम पे। जब अंग्रेजी साम्राज्य का, जब अंग्रेजी हुकूमत अपने पूरे शबाब पे थी, तो उस वक्त दो बड़े कॉन्ट्रारी टेंडेंसी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला था सर विलियम डब्ल्यू हंटर, जो कि 1899 में रूलर्स ऑफ इंडिया के नाम से लिखता है। यहाँ पे वो क्या करता है कि कुछ टोकन इंडियन रूलर्स के अलावा बाकी सब अंग्रेज़ों को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के जरिए बताता है, और कहता है कि भारत कभी भी एक साम्राज्य के रूप में कुछ मौक़ों को छोड़ दिया जाए तो कभी नहीं रहा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, लेकिन उसके कंट्रारी में एक सर एल्फ्रेड लायल नाम के एक और व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने लिखा है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया। यहाँ पे इनकी जो मेथोडोलॉजी थी और इनकी जो लिखने की शैली थी वो इसमें ओरिजिनलिटी झलकती थी। हालांकि इनके नज़रिए से हर कोई एग्री तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक मॉडर्न प्रोफेशनल हिस्टोरियोग्राफी जैसे लिखी जाती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर खरे उतरते थे। इनका जो मानना था कि Lyell projected the story on a very wide canvas, looking at the incursion of British into India into light of history of relationship between East and West from the days of Greek and Romans। तो इन्होंने कहा कि जो भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध है, यानी कि पश्चिम और पूर्व का संबंध है, वो आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है, और इसमें ये ग्रीक और रोमन का देते हैं, और यही नज़रिया हमें सर हेनरी मैन के किताब में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम जो फाइनल हमारा जो नाम आता है, इसमें नाम आता है W.H. मॉरलैंड, जो कि भारत की आर्थिक दशा पे नज़र डालते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और इसे 1920 में पब्लिश किया था। इसके अलावा 1923 में इनकी एक और किताब थी जिसका नाम था फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब 1930, और 1929 में एक और किताब थी द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। तो
इनकी जो पर्सपेक्टिव था, इनका जो मानना था, इनका उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये मान के चलते थे कि भारत में जो आर्थिक स्थिति थी वो अंग्रेज़ों के दौर में अच्छी थी मिडवल टाइम्स के मुकाबले। तो ये एक इनके जिसे कहते हैं ना सपने में जी रहे थे, और वास्तविकता से इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। इनकी एक जूनियर थी जिनका नाम था वीरा आंस्टे, और इन्होंने एक किताब लिखी है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1929। हालांकि उनका जो कार्य था वो मोरलैंड जितना गहराई से मोरलैंड ने काम किया था उतना गहराई से इनके वीरा आंस्टे के काम में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी उनके जो किताब थी उनमें हमें इकोनॉमिकल और सोशल पर्सपेक्टिव भी हमें देखने को झलकने को मिलता है। इसके अलावा डेविड डोडवेल की कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1929, P.E. रॉबर्ट्स की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं, अंग्रेज़ों की जो हिस्टोरियोग्राफी है, तो इनकी आइडियोलॉजी क्या रहती है, इनके सोचने का ढंग, इनकी मानसिकता क्या रहती है। तो ये बहुत सही नहीं होगा कि सभी अंग्रेज इतिहासकारों की जो इनके इतिहास लेखन है, इनको एक ही सांचे में ढाल दिया जाए और सबको कहा जाए कि सब एक ही जैसा लिख रहे हैं। लेकिन कुछ सर्टेन ट्रेड्स थे उनके कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में जिसे हमने समझना होगा। सबसे पहले तो हमारा ओरिएंटलिस्ट का नाम आता है। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे वो उस रिप्रेजेंटिंग इंडिया वाज अ कॉमन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब ये था कि ये इनका मानना था कि भारत का जो प्राचीन काल था वो गौरवशाली था, लेकिन जो आज का भारत है वो काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा गौरवशाली नहीं है। और भारत को अगर फिर से गौरवशाली बनना है तो उसे मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को जेम्स मिल ने कंट्राडिक्ट किया है। द आइडिया दैट इंडिया हैड नो यूनिटी until British unified the country was commonly given prominence in the historical narratives. Along with this thesis, there was a representation of 18th century India's dark century, full of chaos and barbarity until British came to rescue. मतलब ये है कि एक दूसरा आइडियोलॉजी, एक दूसरी मानसिकता उनके अंदर ये चलती है कि भारत एक डार्क भारत में कभी भी राजनीति एकता नहीं रही है, और 18वीं सदी जो रही है वो हमेशा एक डार्क सेंचुरी मानी जाती रही है, जहाँ पे पूरी तरीके से केओस यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम बिल्कुल ख़राब हुई रखी थी, और बारबेरिटी यानी कि असभ्य लोग रहते थे। तो ये सब बताने का कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं सदी किसी भी मामले में सही नहीं था, और अंग्रेज अगर ना आए होते तो भारतीयों का कभी उद्धार हो ही नहीं पाता। Many late 19th century British historians adopted social Darwinist notion about India. This implied that if history is a struggle between various people and culture, akin to the struggle among the species, Britain having come to the top of ipso facto legitimately considered to be superior. मतलब रेशियल सुप्रीमेसी की जो अवधारणा है वो इनकी हमें लिटरेचर में, इनकी हमें जो हिस्ट्री राइटिंग टेंडेंसी है वो हमें देखने को साफ साफ मिलती है। इंडिया वॉज इन द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश ऑब्जर्वर ए स्टैग्नेंट सोसाइटी अरेस्टेड एट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इट फॉलोड दैट ब्रिटिश रूल वुड शो द पाथ ऑफ प्रोग्रेस टू अ हायर लेवल, हिंस द आइडिया नीडेड ऑफ पैक्स ब्रिटानिका। मतलब कि अंग्रेज भारत को इस नज़र से देखते थे कि भारतीय समाज जो है वो एक
तालाब के स्थिर पानी जैसा है और जिसमें कोई भी विकास संभव ही नहीं है। इसे अगर विकास करना है तो भारत को अंग्रेजी शासन के अधीन आना होगा और पूरे भारत को पैक्स ब्रिटानिका की नीति के तहत फॉलो करना होगा। द मिथिफिकेशन ऑफ हीरोइक empire builders and rulers of India in historical narratives was a part of rhetoric of imperialism as Eric Stokes has remarked। तो मतलब ये है कि जो भारत के जितने भी शासक थे या फिर भारत में जितने भी अंग्रेजी शासक थे उनको इन्होंने एक हीरो के तौर पे दिखाया है और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि इन्होंने अंग्रेजों ने ही भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। As would expect, colonial historiography displayed initially a critical stance towards the Indian nationalist movement since it was perceived as a threat to the good work done by British in India. At a later stage, when the movement was intensified, attitude became more complex। जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति इनकी जो नज़रिया था, इनका जो सोचने का तरीका था वो उससे बहुत ही अच्छा नहीं था और चूँकि इंडियन नेशनल मूवमेंट इनके लिए एक थ्रेट की तरह माना जाता था तो वो उसको एज मतलब बुरी नज़रों से देखते थे। इन एसेंस कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी वॉज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल एफर्ट टू अप्रोप्रिएट एज अ मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग कल्चरल हेजेमोनी एंड लेजिटिमाइज ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। यानी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी अगर हम एक लाइन में अगर बोलें तो एक ऐसा ज़रिया था, एक ऐसा स्पीच था जिससे कि वो जाहिर करना चाहता था कि जो उनकी भारत में शासन कर रहे हैं वो वैध है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट अगर हम जानना है तो इसको हमें सोचना होगा कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये हुआ कि इसने भारतीयों के अंदर ये सोचने का ये सोच डाली कि अंग्रेज जो हमारे बारे में इतना कुछ भला बुरा कह रहे हैं, क्या हम वास्तव में ऐसे थे या क्या हम वास्तव में वैसे हैं। उनके अंदर एक हम कहते हैं जिसे कि एक इंट्रोस्पेक्शन की भावना पैदा की और इसके अलावा हमें मतलब हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा की कि अगर हमारे अंदर कोई कमी होगी भी तो हम उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे और इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं अंग्रेज़ों की इस कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के अगेंस्ट में। इसके अलावा इंडिया में इस कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की सबसे बड़ी देन ये थी कि इसने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाया और राष्ट्रवाद जब बढ़ा तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी बढ़ा, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, राइट। तो हम उसके बारे में भी आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि भारत में कैसे राष्ट्रवाद डेवलप हुआ और भारत में राष्ट्रवादी लेखन कौन थे और उनका क्या मानना था। हालांकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी, वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि इनके अगेंस्ट में जो हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया है, जो इन्हीं के सोर्स को बेस मान के, जो इन्हीं के दिए गए रेफरेंस को इन्हीं का क्रिटिसिज्म करती है, तो वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वो भी इन्हीं के उसमें डेवलप होती है। और अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इनका इम्पैक्ट था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।